कुछ दिनों पहले की बात करें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के सामने आए, संबोधित करते हुए कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। और कुछ ऐसी ही बातें आज प्रधानमंत्री मोदी जब सीआईआई की जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, उनसे बातचीत के दौरान ऐसी बातें एक बार फिर कही गई कि हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, जिसका मकसद सिर्फ कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से ही लड़ना नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत का भी फिर से निर्माण करना है। घर घर तक जो सामान, चीनी सामान पहुंचा है, इसका जो बहिष्कार करने की बात हो रही है, क्या वो इतना आसान है? कुछ एक सवाल खड़े होते हैं जब हम एक तरफ बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने की, दूसरी तरफ जो विदेशी आयात है वो लगातार हिंदुस्तान में बढ़ता चला जा रहा है और हमारा जो निर्यात है वो उतनी मात्रा में नहीं बढ़ पा रहा है। अब ये समय की मांग है, समय की जरूरत है, या फिर हम अपने देश में जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं अभी उसमें उतने सक्षम नहीं हुए हैं। और ये जो प्रक्रिया चली आ रही है, क्या ये पिछले 5-7 सालों से ऐसा हम देख रहे हैं, या फिर ये पिछले 60-70 सालों से देश की आजादी के बाद जो घटनाक्रम घटित होते चले गए उसके बाद से सब कुछ हो रहा है? क्या हमने पिछले 70 सालों में हमारे देश को इतना ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है कि हम दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहें? चलिए, बातचीत हम लगातार करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात बता दें, भारत और चीन के बीच जो कारोबारी रिश्ते हैं वो हम बात करेंगे। भारत चीन को कपास, तांबा और हीरा, ये भारत जो है चीन को निर्यात करता है। ये भारत की तरफ से अन्य प्राकृतिक रत्नों का भी भारत निर्यात करता है चीन को। ये तो भारत के निर्यात की बात। चीन से जो आयात होता है उसमें मशीनरी है, टेलीकॉम उपकरण हैं, जो बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में आप मार्केट में देख सकते हैं, जिसको हम चाइनीज मोबाइल भी कह देते हैं, चाइनीज लड़ियां कहते हैं। बिजली से जुड़े उपकरण है, जैविक रसायन है, खाद का निर्यात हम अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन वहां से चीजें, उपकरण, जैविक रसायन हिंदुस्तान में आते हैं। चीन को भारत से कई गुना ज्यादा फायदा होता है। जितना हम भारत में आयात करते हैं चीन से, उतनी तादाद में हम कर नहीं पाते हैं निर्यात। साल 2000 में कारोबार केवल 3 अरब डॉलर था। अब देखिए, ये आंकड़े जो हैं ये बड़ा हैरान करेंगे। साल 2000 में कारोबार केवल 3 अरब डॉलर था, 2008 में बढ़कर 51.8 अरब डॉलर का ये हो गया। 2018 में 95.54 अरब डॉलर का व्यापार हुआ और जो अब 100 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचा है, यानी इसको पार कर गया है, इससे ज्यादा हो गया है। और इसमें आपको आंकड़े में बताऊं, जो आप 100 बिलियन डॉलर पार करने की बात हो रही है, इसमें बड़ी तादाद में जो व्यापार है उसमें चाइना से हमारे यहां निर्यात होता है। द्विपक्षीय व्यापार सालाना आधार पर 1.6%, ये ज्यादा 2019 की बात करें। चीन का भारत को निर्यात पिछले साल 2.1% बढ़ा, 2019 की बात कर रहे हैं। यानी पहले के मुकाबले भारत में जो है चाइना की तरफ से आयात हो रहा है उसमें 2.1% की बढ़ोतरी हुई है। तो एक तरफ तो हम आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वहां से हमारे देश में जो निर्यात है उनका वो बढ़ रहा है। लेकिन कितना आसान है आत्मनिर्भर भारत बनना, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम वेद प्रकाश विद्रोही हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। विद्रोही जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। रेणु भाटिया है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। जी रेणु भाटिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। आकाश जिंदल है, अर्थशास्त्री हैं, जो अर्थशास्त्र पर पैनी नजर बना के रखते हैं और आजकल जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उसके ऊपर बारीकी से नजर रख रहे हैं। उनसे जानेंगे कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम कितना बढ़ रहे हैं। अमित नेहरा है, राजनीतिक विश्लेषक। इस आत्मनिर्भर भारत बनने में राजनीतिक तौर पर हम देखना चाहें तो कितने सक्षम नजर आते हैं, और कांग्रेस इसको लेकर जो बात रखती है, उधर से बीजेपी जो बात कहती है, उसको लेकर के वो तुलनात्मक अध्ययन किस तरह से देखते हैं, अमित नेहरा जी जानेंगे। अमित नेहरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम आकाश जिंदल जी आपसे पूछेंगे। आकाश जिंदल जी, जो हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं और जो आंकड़े निकलकर सामने आए 2000 की, जहां 3 अरब डॉलर की बात हो रही है, उतना कारोबार दोनों देशों के बीच होता है, लेकिन अब 100 बिलियन के पार पहुंच गया है। तो ये जो इतने सालों में अंतर हम देख रहे हैं, क्या यही आत्मनिर्भर भारत है? देखिए, फर्स्टली आई कांग्रेचुलेट यू दैट यू हैव पिक्ड अ वेरी गुड टॉपिक। आपने बड़ा रेलिवेंट टॉपिक उठाया है। आपको बताऊं, पीछे क्लियरली
ट्रेड डेफिसिट रहा है चाइना इंडिया का, यानी चाइना इंडिया को ज्यादा एक्सपोर्ट करता रहा है, हम बहुत कम एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। लेकिन अब इफ वी आर टॉकिंग ओनली ऑन चाइना, अब चीजें बदल रही हैं। पिछले 2 महीने में तमाम नेशनल और बहुत से ग्लोबल चैनल्स में मैंने ये बात रखी है, नाउ देयर इज अ क्लियर एवर्शन एज फार एज चाइना इज कंसर्न। चाइना को लेके एक नफरत का माहौल पैदा हो रहा है, चाहे यूरोप हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कई बार चाइना पे सवाल खड़े कर चुके हैं। तो ऐसे में क्लियरली टुडे देयर इज एन एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट where we stand a big case, we stand a huge case for FDI and a big chance for FDI। जहां तक यूएस की बात है, यूरोपियन इकोनॉमीज की बात है, ऑस्ट्रेलिया की बात है, या चाइना के जो पड़ोसी देश हैं जैसे जापान या साउथ कोरिया, और वहां से भी एफडीआई हमारे पास आने की काफी संभावना है। अभी आपने देखा डेमोक्रेसी को लेके किस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में प्रो इंडिया एफडीआई आना और सेल्फ डिपेंडेंस की तरफ बढ़ना क्लियरली एक ऐसा विजन है जिसे हम देख सकते हैं। हाँ, ये डिपेंड करेगा कि हम कितना अच्छा इसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। ये सपना, अगर देसी भाषा का प्रयोग करूं, ये सपना आज देखने की हम पोजीशन में है, लेकिन अब हमें देखना होगा कि सपने को हम कितना क्रिस्टलाइज कर पाते हैं, कितना धरातल पे उतार पाते हैं। ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट, उसके ऊपर है कि कितना अच्छे से हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर पाते हैं। दिस डेफिनेटली इज अ क्लियर कट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। आप इस कैच को पकड़ पाते हैं क्रिकेट लैंग्वेज में या ड्रॉप करते हैं, दिस इज अपॉन अस। सो डेफिनेटली आई एम टोटली विद आवर प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है, तो आई थिंक टारगेट बिल्कुल सही है, विजन बिल्कुल क्लियर है। अब हमें देखना है कितना अच्छे से, कितनी स्पीड से हम इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन वुड बी द की। ग्राउंड रियलिटीज या पिच जो है वो क्लियरली हमारी फेवर में है आज की तारीख में। चाइना से बहुत सी मल्टीनेशनल, ये हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात करें, वो हमारे हक में है, लेकिन हम उस चीज के लिए कितने तैयार हैं, ये बहुत बड़ा सवाल। आकाश जी, आपसे इस सवाल को लेकर आपके पास लौटूंगा तो पूछूंगा आपसे कि क्या भारत में जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हैं? क्या भारत में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ठीक है, लेकिन भारत में कितने तैयार हैं? यहां पर अगर हमें कोई उद्योग लगाना है तो लाल फीताशाही की बात कर लेते हैं, एक फाइल को पास होने में सालों लग जाते। तमाम दिक्कतें आपसे लौटूंगा तो पूछूंगा कि इनको कैसे दूर किया जाए और ये समस्याएं कितनी बड़ी चुनौती हैं। मैं उससे पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी आपसे पूछूंगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, हम आत्मनिर्भर भारत की बात इस वक्त कर रहे हैं और इस आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तो अनुकूल हैं, लेकिन आप लोगों ने भी सरकार काफी लंबे समय तक चलाई है और हम लगातार देखते रहे कि अगर कोई एक फाइल पास करानी होती किसी भी कारोबारी को, उसमें कई महीने लग जाते हैं और वो फाइल जब पास होकर आती है तो फिर उसके नीचे अंडर द टेबल जो कहानियां होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। कांग्रेस क्या कहती है आज की आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने को लेकर? देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है, मोदी जी जब भी कोई संकट आता है वो जुमले उछालते हैं। जब 2014 में वो सत्ता में आए, उन्होंने मेक इन इंडिया का जुमला उछाला। 6 वर्षों में मेक इन इंडिया के नाम पर देश में कुछ नहीं हुआ, केवल बयानबाजी। अब कोविड संकट आ गया तो उन्होंने आत्मनिर्भर का नारा उछाल दिया। अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए जुमलेबाजी करना, नारे उछालना मोदी जी की फितरत है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की बात है, ये केवल सपना है कि संभावना है कि भारत में निवेश आएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, किन लोगों ने भारत में निवेश के लिए आवेदन किया है? कौन आना चाहता है? इसकी न तो किसी ने एप्लीकेशन दी है, न किसी ने संभावना नजर आई है। केवल भारत का मीडिया मोदी जी के आत्मनिर्भर नारे को प्रायोजित रूप से महिमा मंडित करने के लिए अपनी तरफ से बातें उछाल रहा है। कटु सत्य है, धरातल पर अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जहाँ तक अफसरशाही और लाल फीताशाही का सवाल है, मैं सहमत हूँ। चाहे कांग्रेस का राज रहा हो और चाहे वर्तमान भाजपा का राज रहा हो, भारत में लाल फीताशाही तो है और उस लाल फीताशाही के चलते फाइलें अटकती भी है। परंतु जब आप निवेश देखेंगे, जमीनी धरातल पर विदेशी कंपनियां देखेंगे, तो सारी कंपनियां कांग्रेस के राज में ही आई है। पिछले 6 वर्षों में मुझे आप नाम गिना दें, कौन सी कंपनी आई है? हरियाणा सबसे ज्यादा
एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विदेशी कंपनी आती है। गुड़गांव उसका हब है। पिछले 6 सालों में बार बार मुख्यमंत्री जी ने दावे किए, इतना निवेश हो गया, इतना निवेश हो गया, और जब आरटीआई से सूचना मांगी जाती है तो वो निवेश कहीं हवाई हो जाता है, और जिस व्यक्ति ने आरटीआई की सूचना दी उसको सस्पेंड कर दिया गया कि तुमने सच क्यों बताया। तो केवल जुमलेबाजी करने से न तो देश आत्मनिर्भर होने वाला, और न जुमलेबाजी से विदेशी निवेश आने वाला, और न जुमलेबाजी से ईज ऑफ डूइंग और बिजनेस होने वाली। ठीक है। सरकार को ईमानदारी के साथ घरातल की वास्तविकता को देखकर काम करना होगा। जो कम से कम मुझे तो कोई ऐसी संभावना नजर नहीं आती कि भाजपा या मोदी सरकार में ऐसी कोई इच्छा है। ये तो वेद प्रकाश जी, ये आप मानते हैं क्या, जिस तरह से चाइना की तरफ से ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना में निवेश करने वाली कंपनियां वहां से जाना चाहती हैं, और अगर ऐसे में माहौल ऐसा बनता है तो फिर इसमें आपत्ति क्या है? अगर भारत में निवेश की संभावना आए तो बहुत अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ आए तो बहुत अच्छा है, परंतु क्या आप देखिए, आकाश जिंदल जी एक बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो चाइना के प्रति देशों का मोह भंग हो रहा है, तो ऐसे में अगर भारत में भारत के प्रति तो कोई उनका प्रेम नहीं पैदा हो रहा। मैं तो वही बात तो कह रहा हूँ कि जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं हम जबरदस्ती उसको अपने अनुकूल मान रहे हैं, जबकि विदेशी निवेशक तो हमारे यहाँ नहीं रहे, वो तो भारत में कोई प्रस्ताव ला नहीं रहे। तो ये तो चलिए, अभी तो परिस्थितियां ऐसी नहीं है, लेकिन जब माहौल थोड़ा ठीक होगा तब इस पर बातचीत करेंगे। बात कर लेंगे ना। बात वर्तमान की होती है, भविष्य की नहीं होती। ठीक है। आज तो वही बात कर रहे हैं, 1 मिनट, आज तो वही बात कर रहे हैं कि आज कोविड संकट के अंदर लोगों को सहायता हाथ चाहिए और 20 लाख करोड़ पैकेज दे रहे हैं भविष्य के लिए। भविष्य की बात भविष्य में होगी। ठीक है, वर्तमान की बात रेणु भाटिया जी से जवाब लेते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी रेणु भाटिया जी से जवाब लेते हैं। रेणु भाटिया जी, वेद प्रकाश विद्रोही यानी कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर यह कह रही है कि जब भी कभी इस प्रकार की कोई बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुमलेबाजी की जाती है, और इस बात को भी वो जुमलेबाजी कह रहे हैं। देखिए शमशेर जी, मैं समझती हूँ जितनी देर मैंने वेद प्रकाश, हेलो जी सुन पा रहा हूँ आपको, बोलिए जी, जितनी देर मैंने वेद प्रकाश जी को सुना उतनी देर मैं इनको देख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं ये जजमेंट कर पाई कि वाकई इनकी फितरत, इनकी सोच, इनकी मानसिकता इनके नाम से बिल्कुल मैच करती है, विद्रोही। और जितना विद्रोह ये कर सकते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ और कांग्रेस की चापलूसी करने में, उतना इन्होंने किया। मजे की बात यह है कि आज इस कोविड के समय में भी जब पूरे विश्व में ये आपदा फैली हुई है, अमेरिका जैसी महाशक्ति, शमशेर जी आप सुबह से न्यूज में दिखा रहे हैं कि आज वहां पे ट्रंप की क्या स्थिति है। आपने देखा कि 40 राज्यों ने विद्रोह किया, वहां पे ट्रंप को बंकर में छुपाया गया। यानी इतने बड़े महाशक्ति की भी अगर ये हालत होती है, फिर भी बावजूद उसके विद्रोही भी जैसे विद्रोही। रेणु भाटिया जी, ट्रंप को छिपाया गया तो उसमें इसका क्या कनेक्शन है? उसमें क्या कनेक्शन है? उससे भारत का अमेरिका के साथ क्या कनेक्शन है? आगे सुनिए ना। विद्रोही जी की जो भाषा थी, मैंने ये ट्रंप का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि विद्रोही जी ने पूरे 5-7 मिनट की अपनी बात में केवल विद्रोह किया। ये मैंने ट्रंप का नाम इसलिए लिया कि उसको कंपैरिजन करे, जो ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे ये हुआ, जुमलेबाजी, फला ढिमका। तो आप ये देखिए ट्रंप की क्या हालत है और माननीय मोदी जी ने देश को कैसे संभाला है इस आपदा की घड़ी में। रेशो अगर आप देखें तो भी आप समझेंगे। लेकिन जितने भी क्या जो प्रकरण है इस वक्त, जो अमेरिका में प्रकरण हो रहा है, वो और इस कोविड-19 को उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं रेणु जी? देखिए इसलिए कर सकते हैं कि एक महाशक्ति कहलाए जाने वाला, जहाँ हॉस्पिटल्स की कोई कमी नहीं, आधुनिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं, डॉक्टर्स की कमी नहीं। हमारे देश में तो ये कांग्रेसी बार बार यही बात कहते हैं ना, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, हमने फला किला बनाया, लेकिन सुविधाओं के नाम पे इन्होंने कितना किया था वो आज सामने आता है। और इन 6 वर्षों की इस सरकार ने, मोदी 2.0 पॉइंट में भी अगर आप इन 6 वर्षों में भी देखेंगे तो मेरे ख्याल से उस कंपैरिजन के मुकाबले बहुत ज्यादा काम हुआ। लेकिन ये मानेंगे इसलिए नहीं क्योंकि विपक्षी हैं, उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बीड़ा देश को सुरक्षित और बेहतर करने का उठाया, न कि इनके बातें सुनने का।
रेणु भाटिया जी, बार-बार ये कहते हैं, पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि जो हम स्वदेशी की बात हम करते हैं, विदेशी सामान के बहिष्कार की बात हम करते हैं, क्या इस दौर में संभव है? इस वक्त जो परिस्थितियां आपको अनुकूल लगती हैं, ऐसा हो पाना आसान है क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर पर्टिकुलर इस टाइम की हम बात करते हैं तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक मकसद है कि जब हमारे को दूसरे देशों से ये कोरोना जैसी महामारी आई, खास तौर से चाइना ने जिस तरह से ये किया है, एक आपदा पूरे विश्व को दी है और भारत में भी वो आपदा आई है, उसके बाद तो आप ये देखिए, हम रेहड़ी वाले से सब्जी लेते हैं तो भी आज सतर्क हो गए, हम फल लेने जाते हैं तो भी सतर्क हो गए, जो कि अपने देश के हैं, और फिर भी हमें सतर्क रहना है क्योंकि ये ऐसी महामारी है जो चिपकती है। तो फिर हम उन देशों से क्यों ना सतर्क रहें जहां से ये बीज पनपा है। इसलिए हम स्वदेशी की बात करते हैं, और ये स्वदेशी की बात केवल इस आपदा की वजह से नहीं हुई है। ठीक है। माननीय मोदी जी ने 2014 में आते ही ये बात कहा कि हम लोग अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, हम मेक इन इंडिया की बात करेंगे। और जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं या मोदी जी के हम इस आचरण को सुनते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि 2-3 साल में फटाफट बस ये एक जादू की छड़ी है, हो गया। हमें उसके लिए ठीक है रेणु जी, अभी मैं पूछूंगा, मैं आकाश जिंदल जी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले अमित नेहरा जी से पूछ लेता हूं। अमित नेहरा जी, या सच में राजनीति हो रही है या फिर काम होता हुआ नजर आता है? आपको क्या लगता है, क्या राजनीति कर रही है राजनीतिक पार्टियां, या चाहे कोई भी पार्टी की सरकार जब आती है तो विदेशी के नाम पर सिर्फ नारा दिया जाता है, हकीकत में उतना असर दिखता नहीं है? वर्तमान में जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर आपका क्या नजरिया है? देखो, ये कहना कि राजनीतिक पार्टियां क्या राजनीति करें तो ये अन्याय है। तो जो राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे, काम थोड़ी करना, काम थोड़ी करेंगे। अमित नेहरा जी, आपकी आवाज में ठीक से नहीं सुन पा रहा हूं, आपके पास आऊंगा, इसी सवाल को लेकर पूछूंगा क्या वाकई में काम हो रहा है। लेकिन आकाश जिंदल जी, आपसे पूछेंगे कि जो मैंने पहले कहा कि वर्तमान में भारत में क्या ऐसे हालात हैं क्या, निवेश को लेकर जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें कितना एक अड़ंगा लगता है वो, और दूसरा जो मेक इन इंडिया की बात हो रही है, उस मेक इन इंडिया में क्या भारत कहीं ना कहीं 1-2 कदम आगे निकला है क्या? उस काम में कुछ सफलता मिलती दिखी है हमें? जी, उससे पहले मैं कुछ डेटा अपने मित्रों के सामने रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल। मेरे सब मित्र जानते हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं हूँ। इंडिया ने पिछले 5 साल में जो अचीव किया है बताना चाहता हूँ। टुडे वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और ये डेटा ऐसा है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। और जो हमसे बड़ी 5 इकोनॉमीज है उनका डेटा भी बता दूं। लास्ट जो जीडीपी ग्रोथ हमारी थी कोविड से पहले वाले इस क्वार्टर से, मार्च से पहले की, वो 4.7% थी, जबकि यूएस 2 से 2.5% पे था। सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी चाइना हमारे मुकाबले धराशायी हुई पड़ी है। उसके बाद आई है जापान में, पिछले साल नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है उन्होंने एक क्वार्टर में, और जर्मनी 0.5% जीडीपी ग्रोथ पे है। तो जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी नहीं चल रही, उनके सामने मैं डेटा रखना। बिल्कुल। चल लगता है संपर्क आकाश जी का टूट गया। अमित नेहरा जी, जो आकाश जिंदल जी कह रहे हैं उनका ये मानना है कि पिछले क्वार्टर की बात करें कोविड-19 से पहले, तब से लेकर अब तक उस दौरान की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था बाकी देशों के मुकाबले बेहतरी से उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद भी अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति बहुत ज्यादा होती है। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में इस वक्त राजनीति हो रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर, या फिर ये कोविड-19 से जब तक हालात हैं भारत में उनसे बाहर निकलने तक इस प्रकार की बयानबाजियां होती रहेंगी, चाहे कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे कोई पार्टी क्यों ना करे? देखिए, शमशेर, एक चीज समझनी होगी, हमारी जो इकोनॉमी है विकासशील इकोनॉमी है। हम अभी उस लेवल पे नहीं आए हैं, सैचुरेशन के लेवल पे नहीं आए हैं। हमारा मुकाबला इकोनॉमी में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली से नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे उद्योग धंधे पहले से जमे हुए हैं। वहाँ पे जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उद्योग धंधे लगे हुए हैं पहले। यहाँ पे क्या है कि जनसंख्या इतनी, मार्केट इतना बड़ा है इंडिया का कि हमारी जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है इंडस्ट्री, वो छोटी पड़ रही है, इसलिए चाइना से माल मंगाना पड़ रहा है हमें। तो हमें ये समझना होगा कि अभी यहाँ पे संभावनाएं हैं। विकसित देशों की इकोनॉमी और विकासशील देशों की इकोनॉमी में फर्क होता है जी, तो ये बात हमें दिमाग में बिठानी पड़ेगी। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है, इसलिए एफडीआई आ रही है बाहर से, नहीं तो उनको जरूरत क्या है, बाजार देख के एफडीआई आ रही है। अच्छा, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि स्वदेशी अगर
बात चली है स्वदेशी की, तो उसमें एफडीआई शब्द कहाँ से आ गया भाई? एफडीआई का मतलब तो ये है कि बाहर की कंपनियां अपना पैसा लगाएंगे और माल बना के ले जाएंगे, स्वदेशी का कंसेप्ट ही खत्म हो गया उसमें। अभी एक नारा दिया प्रधानमंत्री ने, है आत्मनिर्भर भारत जी, नहीं आत्मनिर्भर भारत तो अभी दिया है, उससे पहले नारा दिया मेक इन इंडिया। तो इसमें स्वदेशी पना कहाँ पे है भाई? वो तो बाहर की कंपनियों को कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आओ, माल बनाओ, हम आपका खरीदेंगे और अपना पैसा ले जाओ वापस। स्वदेशी का कंसेप्ट ही खत्म हो गया जी। तो मेड इन इंडिया की बजाय मेक इन इंडिया कर दिया, लोगों का ना कहते शीर्षासन करा दिया चीजों का। होना ये चाहिए था कि यहाँ की जो कंपनीज हैं हम उनको बूस्ट अप करेंगे, हम किसी भी तरह उनको करेंगे अपने पैरों पे खड़ा, जिस तरह चाइना ने किया। चाइना की और भारत की जो स्थिति थी 1987 से पहले एक जैसी ही थी, बल्कि चाइना हमारे से भी ज्यादा गया गुजरा था इस तरह के मामलों में। बिल्कुल। तो उस पे हम जाना नहीं चाह रहे हैं अभी। फिलहाल क्या है कि एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूंगा। वो कहते हैं ना कि खुद अपने पे ये करो तभी आप जनता के पास जाओ। 29 मई को एक ऑर्डर निकला सेंट्रल गवर्नमेंट का कि केंद्रीय सशस्त्र बलों की जो कैंटीनें हैं वहां पे जो इम्पोर्टेड सामान है वो नहीं रखा जाएगा 1 जून से। ये 29 मई का ऑर्डर है, लेकिन कुछ ही घंटे में ऑर्डर वापस लेना पड़ा सरकार को। वजह क्या रही? उन्होंने देखा कि उन्होंने जल्दबाजी में ऑर्डर तो निकाल दिया, और जब ये पाया ना कि अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये पता चला कि कैंटीनों में कोई सामान ही नहीं बचेगा। यानी अपना जो ऑर्डर था वो कुछ ही घंटों में वापस ले लिया। तो ये कैसे पॉसिबल है जब सरकार यानी नहीं उसके कर पा लिए रही? हमें एक जमीन तैयार करनी पड़ेगी और उसमें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। हवाई में बात नहीं बनती, आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। या तो आप स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करो, आपने जो ऑर्डर निकाल दिया है, नहीं तो उस पर कार्रवाई करो सख्ती से। ये बात आपने सही कही नेहरा साहब की, सख्ती से अगर आप कहते हो तो उसका पालन करवाइए। और देश की जनता तो जब भी कभी देश में संकट आता है तैयार खड़ी रहती है। जिस अधिकारी ने, जिस मंत्रालय ने ये ऑर्डर निकाला उस पर कार्रवाई करें ताकि पता चले बिल्कुल गलती कहाँ पे है। रेणु भाटिया जी, जिस तरह से अमित नेहरा जी बात कर रहे थे, देखिए मैं थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। देश की जनता तो इस बात के लिए तैयार खड़ी है। वो ये काम अगर सख्ती से लागू कि हमें कुछ भी विदेशी नहीं चाहिए, खासकर चाइना से तो चाहिए ही नहीं, अगर उस बात को लेकर हम सख्ती से तैयार हों तो पूरा देश उसके साथ खड़ा है। लेकिन परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं है कि जो बात हो रही है कि हम पूरी तरह से स्वदेशी हो जाएं, उसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा और तब तक पता नहीं परिस्थितियां कितनी बदल जाएंगी। आसान तो नहीं है। हम बात तो कर लेते हैं कि चाइनीज लड़ियों का बहिष्कार कर दो, हम बात तो कर लेते हैं चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक सामान का बहिष्कार कर दो, मोबाइल का बहिष्कार कर दो, जबकि वहां से तो अभी भी बहुत ज्यादा आयात भारत में हो रहा है और $100 बिलियन को ये क्रॉस कर गया है। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपस में दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। हम बात कितनी भी करते रहे, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब इतने समय से और ऐसे रिश्ते चल रहे हैं, खासतौर से व्यापार के, जिससे आम जनता जुड़ी हुई हो, तो उसको दूर करना भी मुश्किल होता है। लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता अगर हम ठान लें कि अब हमें अपने देश को परिवर्तन की दृष्टि से देखना है। देखिए अभी जो स्वदेशी कैंटीन में सामान की बात हुई, ठाना फैसला भी आया। नेहरा साहब ने एक बात एक कोट करके बताया भी कि जो विदेशी वस्तुओं का कैंटीन से ना आने की बात हुई, उसके बाद उस फैसले को वापस ले लिएगा। तो यहीं पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हो जाता है, एक भ्रम पैदा हो जाता है कि एक बार तो कोई निर्णय आता है उसके बाद उसको बदल देते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं लोगों को समझानी पड़ेगी सरकार को। देखिए वही बात मैं आपको कर रही हूँ कि जो कोई भी चीज कोई लंबे समय से चल रही होती है तो उसको पचाना भी मुश्किल होता है और उसको निभाना भी मुश्किल होता है। इसीलिए जब हम कोई परिवर्तन करते हैं वो समय लेता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है 2014 से आप देखें, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर परिवर्तन की बात हुई और जिनमें आप ये देखें धीरे धीरे आत्मविश्वास भी बढ़ा है लोगों में, आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। आप ये देखें एक वक्त में कश्मीर में जहाँ स्टोन शेल्टर्स पैदा होते थे, आज वहाँ फौज में जाने के लिए लड़के लड़कियां पैदा हो रहे हैं। आज वहाँ जो है अच्छी पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। छोटा सा कमेंट वेद प्रकाश जी, ठीक है रेणु जी, वेद प्रकाश जी से ले लेता हूँ छोटा सा कमेंट। वेद प्रकाश जी, हम पिछले 3 दशकों में कहाँ चूक गए कि चाइना पूरी दुनिया पर छा गया और हम फिसड्डी रह गए? देखिए पहले तो समस्या का समाधान करने से पहले समस्या को मानना पड़ता है। अभी आपके तथाकथित
निष्पक्ष जिंदल साहब दावा कर रहे थे जीडीपी का। 11 मार्च को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर WHO ने कोविड को महामारी किया। 25 मार्च को भारत में लॉकडाउन हुआ, अर्थात लॉकडाउन के समय 7 दिन काम बंद रहा। आखिरी जीडीपी की दर कितनी है? 3.1%। उसको ये नहीं बताएंगे। कोविड आने से पहले ही नोटबंदी के बाद विगत 3 सालों से भारत की जीडीपी लगातार गिर रही थी। मोदी जी के तुगलकी फरमानों से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, छोटे उद्योग बर्बाद हो रहे हैं, छोटे दुकानदार बर्बाद हो रहे हैं, किसान मजदूर बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्याएं किसानों की बढ़ रही है। किस बात का मेक इन इंडिया किया था? दावे करना और यथार्थ के अंदर उसको जमीन पर उतारना दिन रात का अंतर है। आपने भी वो आंकड़े दिए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार पिछले 18-19 में ही चाइना से आपका आयात बढ़ा। तो क्या ये मेक इन इंडिया किया था आपने? नहीं, ये तो 2008 में भी 3 अरब डॉलर नहीं, से मैं 18 अरब डॉलर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस से पूछ रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना। हाँ। आप देखिए, बहस करें तो एक पक्षीय नहीं हो सकती। मैं दोनों देखिए, विद्रोही साहब रोकूंगा आपको रोकूंगा। आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा कि 3 अरब डॉलर था, 58 कैसी बात करते हैं आप लोगों को मीडिया को कोसने के अलावा कोई काम है क्या? मीडिया को कोसने के अलावा कोई काम है क्या आपको? मैं निष्पक्ष बात कर रहा था। विद्रोही साहब शांत रहिए, शांत रहिए। मैं निष्पक्ष बात कर रहा था। विद्रोही साहब, मैं निष्पक्ष बात कर रहा था। निष्पक्ष बात कर रहा था। मैं शांत हो जाइए आप। मैं निष्पक्ष बात कर रहा था, शांत हो जाइए आप। विद्रोही साहब, मैं निष्पक्ष बात कर रहा था, शांत हो जाइए आप। मैंने दोनों पार्टियों को लेकर बात की। आपने ये नहीं कहा 1987 के बाद, 1987 के बाद। सुनिए, आवाज कम कीजिए अपनी, आवाज कम कीजिए विद्रोही साहब अपनी। 1987 के बाद मैंने सवाल किया आपसे, 1987 के बाद ऐसा क्या हो गया इस देश को कि चाइना आगे निकल गया, भारत पिछड़ गया? जवाब दीजिए आप इस बात का। विद्रोही साहब, जवाब दीजिए इस बात का। मैंने बीजेपी से सवाल किया, आपको आरोप लगाने के अलावा कोई काम है क्या? विद्रोही साहब, मैं आपको आरोप लगाने के सिवा कोई काम है क्या? विद्रोही साहब, मैंने दोनों पार्टियों से पूछा। मैंने बीजेपी से पूछा कि आप कहां खड़े हैं, मैंने कांग्रेस से पूछा आपने क्या किया 30 साल में। जवाब दीजिए आप। आपने 30 साल में क्या काम किया, बताइए आप। मैं आपको वही तो बता रहा बताओ ना फिर। आप लोगों को सिर्फ मीडिया को कोसने के अलावा कोई काम है क्या? मैंने निष्पक्ष बातचीत की। बता रहा हूँ, बताइए। उसी बात पर बता रहा हूँ। आपने मेरी बात नहीं काटी। आपने तो कोसना शुरू कर दिया। मैंने दोनों पार्टियों से आसानी से बात की। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। आपने बीजेपी को क्यों ना कोसूं? जब बीजेपी मैंने आपसे 1987 को लेकर पूछा, आपने कुछ बताया? आप उससे उनको नहीं कहा कि आप तथ्यों से बाहर बात क्यों कर रही है? बताइए। जब वो तथ्यों से बाहर बात कर रही थी, आपने उनको क्यों नहीं टोका? कमाल करते हो। मैंने तो आपको भी नहीं टोका। विद्रोही जी का काम मैंने तो आपको भी नहीं टोका। विद्रोही साहब, मैंने तो आपको भी नहीं टोका। मैंने जब वो बात कर रही तो वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आप कांग्रेस का पक्ष रखिए। मैंने आपको भी नहीं रोका। आप बीच में कूद पड़े। जो ही मैंने चाइना का आपका ही बताया हुआ आंकड़ा कोट किया। तो मैंने ये भी तो बताया ना, मैंने तो ये भी बताया कि 2003 में क्या था, 2008 में कितना हो गया। आपके आंकड़े को लेकर मैंने मेक इन इंडिया पे सवाल उठाया, आप बीच में कूद पड़े। जल्दी से देखिए, हमने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए PSUs बनाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन से इन PSU को बेचने का खेल प्रारंभ हुआ। मोदी जी ने उसको चले जल्दी से वेद प्रकाश विद्रोही, जल्दी से समय का बोलिए। तो मोदी जी ने उसको चरम पर पहुंचा दिया। आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा हथियार हमारे पास, हमारे देश के PSU से। उन PSU को किसने बेचा? उन PSU की किसने? चलिए, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी विद्रोही साहब। मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा, वक्त नहीं है। ठीक है, ऐसा काम हर एक पार्टी करती आई है, ठीक है, रोकूंगा आपको। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। नेहरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विद्रोही साहब धन्यवाद आपका। रेणु भाटिया जी आपका बहुत बहुत आभार। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक पार्टी इसी तरीके से एक दूसरे पर लगाती रहती है। सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन आत्मनिर्भर भारत को बनाने को लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, उतने कारगर कदम आज तक नहीं उठाए गए हैं।
अगर ऐसे कदम भारत बहुत पहले उठा लेता, जो अभी हम बात कर रहे थे, नेहरा साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत कारगर बात कही कि 1987 के आसपास की बात करें तो चाइना एकदम से अचानक से ग्रो करता है, लेकिन भारत चाइना के मुकाबले पिछड़ जाता है। और दोनों पड़ोसी मुल्क होने के साथ साथ बात करें उतनी आबादी, भारत की आबादी भी लगभग उतनी है, चाइना की हमसे थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जिस आबादी को काम के लिहाज से इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए था उसको उस तरीके से यूज नहीं किया गया, जिसके चलते भारत पिछड़ता चला गया। अब आत्मनिर्भर भारत की बात हो जरूर रही है, लेकिन यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि हम कितना आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि अभी तो सबसे पहले बड़ा संकट यह है कि कोविड से निपटें। और अगर भारत में निर्भरता की बात होगी तो निवेश को लेकर भारत में रास्ते कैसे खुलेंगे, निवेश करने को लेकर कंपनियों को यहां पर कैसा माहौल चाहिए, लाल फीताशाही कितना उसमें अपनी तरफ से अड़ंगा अड़ाएगी, और उसके साथ साथ निवेश के लिए जो एनवायरमेंट है, जमीन अधिग्रहण, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर अभी काम करना बाकी है, लेकिन कितना बेहतरी से काम होगा ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।